बाजार बोलता है। इसमें हम एक बार देख लेते हैं एफआईज का डेटा कि एफआईज ने परसों के सत्र में क्या किया और डीआईज ने क्या किया। तो एफआईज ने देखिए 1605 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। एक बार फिर 2916 करोड़ की बाइंग डीआईज करके ले गए हैं। दैट मीन्स कि एफआईज आरबीआई के किसी कदम से ऐसा कोई खुश होते हुए नजर नहीं आए। मार्केट में भले ही बाइंग आ गई हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम डीआईज के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन कितना चलेंगे और कहां तक चलेंगे, कितनी लंबा सफर होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसीज का हाल, वहां पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। ग्लोबल इंडिसीज में देखें तो कल अमेरिकन मार्केट तो फ्लैट टू पॉजिटिव ही बंद हुआ। निकाई, कोस्पी और शंघाई, यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिल रही है। इनफैक्ट निकाई और कोस्पी में तो करीब 1.5 से 2.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। ये तो बहुत अच्छी खबर नहीं है कि देखिए दुनिया भर के बाजार एंजॉय कर रहे हैं और हम मुश्किल में हैं, हम फ्लैट खड़े हुए हैं, नेगेटिव खड़े हुए हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा कहाँ लग रहा है, जो टॉप गेनर्स हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं एक बार, वो कितने अच्छे हैं। कुछ लोगों को सुकून दे रहे होंगे अगर उनके पोर्टफोलियो में के आईओसीएल सुकून दे रहा है, 13% ऊपर है। जेके पेपर सुकून दे रहा है, 10% ऊपर है। टाटा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 10% की तेजी है। देखिए हमने परसों बात भी की थी टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर, और जबरदस्त तेजी आज इस काउंटर पर आती हुई दिखाई दे रही है। वी मार्ट करीब 8% ऊपर है। मैक्स स्टेट्स करीब 5.5% ऊपर है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा कैपिटल के आईपीओ की वजह से यहाँ पर 2.1% स्टेक है इसका टाटा कैपिटल में। यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है, काउंटर फोकस में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगली लूजर्स वाली लिस्ट देख लेते हैं। थोड़ी निराशा भी है मार्केट में। अब जिनके पोर्टफोलियो में ये वाले शेयर हैं तो थोड़ा सा परेशान भी होंगे। सन टीवी है आज 4.5% नीचे है। समन कैपिटल करीब 3.5% नीचे। समन कैपिटल पे खबर भी है, इसको हम विस्तार से आज बात करेंगे। अदानी पावर करीब 3.5% नीचे है। पारादीप फॉस्फेट करीब 3% नीचे है और पॉली मेडिकेयर करीब 2.5% नीचे है। अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज से पहले मैं प्रशांत सर यही जानना चाहता हूं कि ये जो पेपर शेयर हैं, जेके पेपर जैसे शेयर, इनमें आज अच्छी खरीदारी है। कोई सर स्पेसिफिक वजह या ये एक ऐसे ही नीजक रिएक्शन है किसी वजह का? तो देखो, सब पेपर जब कंपनियां चल रही है मतलब कहीं इंडस्ट्री में कुछ बेनिफिट्स आने चालू हो चुके होंगे। एक तो रॉ मटेरियल के आसपास कहीं ना कहीं न्यूज हो सकता है कि जो उनका रॉ मटेरियल है वहां पे शायद बेटर प्राइसिंग मिल सकता होगा। और सेकंड चीज मुझे लगता है कि जीएसटी का इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं इसके इंडस्ट्री में पड़ना चालू हो चुका है। तो वो दो रीजन हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अमेरिका में कामकाज ठप हो रहा है, सरकारी कामकाज। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है कि भाई मैं बहुत सारे हजारों कर्मचारियों को निकाल दूंगा, और वो इसलिए प्रेशर टैक्टिक्स बना रहे हैं कि ये सारा इल्जाम डेमोक्रेट्स पर लगा दें, यानी कि विपक्षी पार्टी पर लगा दें, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टी जो इनका बिल है उसको पास कर दे, ताकि अमेरिका में डेट सीलिंग रुक जाए, खत्म हो जाए। तो ये थोड़ा सा एक दबाव बनाने की कोशिश अमेरिकी सरकार कर रही है। वहीं Q3 में कल जो टेस्ला की बिक्री आंकड़े थे वो काफी शानदार थे, काउंटर पर भी रिएक्शन था। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अमेरिकन मार्केट में पहले सर जो हलचल इस समय चल रही है अमेरिका में, वो कितनी वाइबल है, क्या लगता है आपको? उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया में? ये एक वन ऑफ इवेंट है, कई बार आ चुका है, तो आता रहेगा। शायद मेरे करियर में लास्ट 5 साल में 2 बार मैंने ऐसे शटडाउन के न्यूज पढ़े हैं, बट वो कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ आता नहीं है। सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल आईटी एज ए सेक्टर जहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप हो सकता है उनके क्लाइंट्स के ऊपर, या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं जो इंडिया के एक्सपोर्ट होते हैं यूएस के लिए, वहां पे थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो या पेमेंट का हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। बट अगेन, जैसे अपने हम लोग को पता ही है कि ट्रम्प हमेशा एक नेगोशिएशन टूल लेके आते हैं अपने लोगों को मनवाने के लिए या अदर कंट्रीज के टैरिफ को मनवाने के लिए। तो ये टैक्टिक ही है। जिस तरीके से उन्होंने अभी शटडाउन किया हुआ है, आई थिंक इन नेक्स्ट 5 और 6 डेज आई थिंक ये सब सेटल हो जाएगा और उनका जो प्रेशर है वो सक्सेसफुली क्लियर होके उनका पेपर सब क्लियर हो जाएंगे। तो ओवरऑल मीनिंगफुल इम्पैक्ट तो नहीं है, फंडामेंटल चेंजेस भी नहीं आएंगे वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 10-15 डेज के हिसाब से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है वहां पे शायद उनको डिले ऑफ पेमेंट, डिले ऑफ ऑर्डर्स एंड ऑल, तो वो इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है सर। टेस्ला की बिक्री दोबारा से पेस पकड़ रही है और ऑल टाइम हाई पर Q3 में बिक्री रही। भले ही उनके जो सीईओ हैं एलन मस्क, उनकी
डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिगड़ गई थी इसी समय पर। उन दोनों के बीच में दूरियां भी आ गई। सर, ऐसे में टेस्ला का परफॉर्मेंस कोई इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे यहाँ की जो ग्लोबल फ्रंट की कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स जैसी कंपनी, इनको कुछ सेंटिमेंटल बूस्ट मिलता है कि अगर टेस्ला अपना माल बेच पा रही है तो आप भी बेच लोगे? देखो, बोलने के लिए तो यस, बट मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई टाटा मोटर्स के ईवी सेल्स के ऊपर पड़ने वाला है। ये जो Q3 के नंबर्स जो अच्छे दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि Q1 Q2 में जो खराब बेस बनाया था, वो बेस के ऊपर मुझे लगता है कि ये Q3 नंबर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उसको एक वन टाइम इम्पैक्ट प्राइस में भी आ चुका है। बट अगेन, दिस हैज टू कंटिन्यू। द वन टाइम सेल्स जो आते हैं वो मेरे लिए कोई बेनिफिट लगता नहीं है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, जो मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखता हूँ। बट अगर इसको मैं लास्ट क्वार्टर टू ये क्वार्टर अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो इट हैज नॉट गिवन सच ए बिग जंप। तो मंथ ऑन मंथ के हिसाब से मुझे लगता है कि बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं, बट अगेन वेरी मिनिमल इम्पैक्ट की ये आगे जाके ऐसे ही रहेगा। नो डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन टाटा मोटर्स ईवी सेल्स, बट ये सेंटिमेंटली इट हैज शोन सम काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट इन इंडियन मार्केट्स, बट उसके लिए रीजन भी बहुत सारे अलग हैं टाटा मोटर्स में। ठीक है साहब। सर, एक और इंटरनेशनल फ्रंट पे एक चीज हो रही है कि इंडिया, चाइना और रशिया पास पास आते जा रहे हैं। थोड़ा उनकी दोस्ती कह ले या उनका एक घनिष्ठ मतलब रिश्ते कह ले कि थोड़े मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। इंडिया रशिया के तो हमने पुराने देखे हैं, लेकिन इंडिया चाइना के रिश्ते थोड़े ठीक हो रहे हैं। उसका सबूत यह है कि 5 साल बाद भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है। हालांकि ये खबर कुछ दिन पहले आ गई थी, लेकिन अब इस पर यह क्लैरिफिकेशन आया कि इस महीने के अंत से शुरू हो जाएगी। 26 अक्टूबर से लगभग ये तारीख मानी जा रही है कि फ्लाइट शुरू हो जाएंगी 5 साल बाद। सर, इसका और दूसरी खबर यह है कि 4 साल बाद पुतिन भारत आएंगे, और इस साल के अंत तक का, क्योंकि रशियन जो एजेंसीज हैं उन्होंने ही इस चीज की पुष्टि की है कि दिसंबर से पहले पुतिन जो है इंडिया आ जाएंगे। तो अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि भारत, चाइना और रशिया की इस तिकड़ी को अमेरिका कितना एक्सेप्ट करता है, और अमेरिका से हमारे इस चक्कर में रिश्ते तो खराब नहीं हो रहे। प्रशांत सर, ये बताएं, इन दोनों के साथ रहना, दोस्ती रखना हमारा, या संबंध मजबूत करना अमेरिका से कितने खराब कर रहा है? क्योंकि अमेरिका का जो खराब हो रहा है रिश्ता हमारा, या अभी तक बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से। बातें भी हुई, नेगोशिएशन हुई, ट्रेड डील अभी तक नहीं हो रही है। और तो ये रिश्ते खराब होना ज्यादा नुकसानदेह है, या ये रिश्ते अच्छे होना ज्यादा फायदा देकर जाएगा? तो मुझे लगता है कि ये फायदा ही देके जाएगा। जिस तरीके से जो एशियन कंट्रीज हैं, जापान, इंडिया, रशिया एज वेल एज चाइना गेटिंग क्लोजर फॉर बिजनेस रिलेटेड इम्पैक्ट, जिस तरीके से यूएस ने जो टैरिफ के हिसाब से जो चारों कंट्रीज के ऊपर दबदबा बनाए रखा है, उसको अगर एक स्ट्रेटेजिकली किसी को उसको टैकल करना है, तो दिस इज द वे हाउ दीज फोर कंट्रीज आर ट्राइंग टू मेक सम काइंड ऑफ प्रेशर कि ये हम यहाँ कहीं पे भी झुकेंगे नहीं और कहीं पे भी अपना बिजनेस इम्पैक्ट आएगा नहीं। बिकॉज इंडिया सोच रहा है कि कोई ऑल्टरनेट सेक्टर्स मिल जाए जहाँ पे जो एक्सपोर्ट एक्सपोज है यूएस के लिए, वो यूरोपियन मार्केट्स में या चाइनीज मार्केट्स में या कहीं ना कहीं उसको सेटल हो जाए। और बहुत सारे हेडलाइंस बने भी हैं। चाइना ने शायद कहीं एक बड़ा न्यूज हेडलाइन में वही बताया है कि अगर फार्मा में कोई स्लो डाउन आता है यूएस के एक्सपोर्ट्स में, तो चाइना एज ए मार्केट इज वेरी ओपन टू नो बाई इंडियन फार्मा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बेनिफिट ही है। जो रिश्ते खराब होने के जो हेडलाइंस बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ट्रम्प ने ही उसको चालू किया है। तो आई थिंक इंडिया विल सेटल वेरी क्लियरली इन टर्म्स ऑफ कि जहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वहां पे अपना हाथ बढ़ाएंगे। ठीक है सर, चाइना के साथ अगर रिश्ते ठीक होंगे, डायरेक्ट फ्लाइट होगी, तो हमारे यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो आराम से चाइना जा सकेगा। माल लेने, माल बेचने, जो भी जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो आसान हो जाएंगी। ऐसे में आपको लगता है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी जो कि वहां से रॉ मटेरियल लेती थी, उनके एग्जीक्यूटिव्स को लिए जाना आसान होगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कंपनीज के लिए आसान होगा। जो जनरली हमारे बिजनेस के लोग रॉ मटेरियल या सेमी जो फिनिश्ड वर्क होते हैं उनको लेने जाते हैं, आपको क्या लगता है कोई फायदा मिलेगा बिजनेस फ्रंट पे? किस सेक्टर को मिल सकता है? अच्छा, दोनों, मतलब मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ही ज्यादा फायदा मिलेगा। जिस तरीके से मैं जितने प्लांट विजिट कर चुका हूँ, वहां पे देखता हूँ 50 to 60% ऑफ द मशीनरीज आर आल्सो चाइनीज। तो मुझे लगता है कि उनके जो बिजनेस मॉडल है उसके लिए बहुत क्लियर एक डायरेक्ट फ्लाइट होगा, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड होना, जो आवन जावन जो होगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे
बेटर इम्प्लीमेंटेशन आएगा सेंटिमेंट्स में। बट देखो, बिना ये डायरेक्ट फ्लाइट के भी हम लोग धंधा कर ही रहे थे, बट मुझे लगता है कि दोनों को बेनिफिट है। इंडिया को नो चाइना की जरूरत है टाइम बीइंग फॉर अल्टरनेट मार्केट्स और इजी ऑफ बिजनेस, और चाइना को भी एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है वहां के, उनके साथ अगर बिजनेस रिलेशनशिप बढ़ाएंगे तो उनके लिए भी बेटर इन टर्म्स ऑफ ऑल दी इन टर्म्स ऑफ ऑल दी बिजनेस मॉडल, वहां पे उनको बेनिफिट रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये गिव एंड टेक पॉलिसी है, विन विन पॉलिसी है दोनों कंट्रीज के लिए, जाकि बिजनेस एटलीस्ट ग्रो तो होगा और रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा। ठीक है सर, लेकिन भारत आएंगे तो क्या होगा? हम फिर रशिया को ये बोलेंगे कि हम आपसे क्रूड खरीदते रहेंगे, भले ही अमेरिका हम पर दबाव बनाए, और आपसे हम करीब अपनी जो जरूरत का 35-40% क्रूड खरीद रहे हैं, वो हम खरीदते रहेंगे क्योंकि आप तो डिस्काउंटेड रेट पर देते हो। और जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड $100 $130 तक पहुंच गया था, तब भी आपने हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दिया था, तो हम आपकी दोस्ती की इज्जत करते हैं। तो ऐसी बातें होंगी क्या? आपको लगता है कि हमारी जो रशिया से क्रूड बाइंग है वो चलती रहेगी, और इसका जो हमें फायदा मिला है हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, वो बना रहेगा सर? तो इंडियन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत क्लियरली बहुत जगह में स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जहां पे अपने को बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहेंगे वहां पे अपना रिलेशन चलते रहेगा और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते रहेंगे। इवन दो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि जहां पे अपने को एडवांटेज अगर रदर देन रशियन मार्केट्स कहीं पे भी अगर नियर बाय रेट्स में या थोड़ा सा प्रीमियम में अगर कहीं मिलता है, तो वहां पे अपने को रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए वहां से भी हम लोग क्रूड लेना चालू कर देंगे। अंटिल अनलेस ईरान इराक वहां पे जो यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं वहां पे अगर क्लैरिटी मिलती नहीं है इन टर्म्स ऑफ बेटर प्राइसिंग, वहां पे हम लोग अवॉइड करेंगे। और अगर अमेरिका अगर क्लियरली अच्छे प्राइस पे देते तो अमेरिका से भी ले लेंगे। रशिया का तो रिलेशनशिप जारी रहेगा। और जिस तरीके से दोस्ती निभाना है, मुझे लगता है कि इंडिया और यूएस का जो दोस्ती निभाने के टाइम पे जो ट्रंप ने आजकल हर एक सेक्टर पे एवरी वीकेंड कहीं ना कहीं सेक्टर्स के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है, तो हम लोग ने देखा है कि ये दोस्ती कितनी भारी पड़ रही है। तो हम लोग मेंटेन करेंगे अपना दोस्ती रशिया के साथ, और जो नया दोस्त बन रहा है चाइना, वहां के भी अपने बिजनेस टर्म्स में तो हम लोग दोस्ती निभाते रहेंगे। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर आई थी, जो कि हम कह सकते हैं कि ये जो एक दिन का अवकाश था उसकी वजह से तो उसमें आ गई थी कि अबू धाबी एक बड़ा निवेश करने जा रहा है। अबू धाबी की कंपनी आईएचसी समन कैपिटल को खरीदने जा रही है, जिसमें कि 43.5% हिस्सा 8850 रुपए में खरीदने जा रही है। 139 रुपए पर शेयर के भाव पर यह हिस्सा खरीद होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि आईएचसी को इसके लिए ओपन ऑफर भी लाना होगा। कंपनी में फिलहाल कोई प्रमोटर नहीं है, तो जिसकी वजह से जो हिस्सा खरीद है ये नए या तो फ्रेश शेयर जारी करके किए जाएंगे, साथ ही वारंट जारी करके किए जाएंगे। प्रशांत सर, इस पूरे कदम को आप कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं समन कैपिटल के लिए? क्योंकि हमने देखा कि समन कैपिटल में एक अच्छा सर्ज आता हुआ दिखाई दिया था, 130 रुपए से 170 रुपए कब में पहुंच गया पता नहीं चला। उसके पीछे शायद ये र्यूमर रही होगी, या मार्केट में कुछ जिन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स होंगे उनको पता होगा। आज प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। ये प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आ रही है कि 130 से 170 गया, या ये इस चीज को देखकर आ रही है कि 139 पर स्टेक बिक रहा है? सर, जो एक रूमर होता है बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज, तो अभी न्यूज आ चुका है। मुझे लगता है कि सेल ऑन न्यूज के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और उनका जो एक अजम्पशन था इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, वो 139 140 के आसपास उनका डील फाइनल हुआ है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ। तो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म में जो एक रैली आई थी वो तो एक बार बुक करना चाहिए। और जो भी इन्वेस्टर्स इसमें लॉन्ग टर्म रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बने रहेंगे और एवरी डिप पे वो ऐड भी करेंगे। शायद 150 155 के आसपास अगर स्टॉक कोई भी रीजन से अगर मिलता है तो वहां पे भी उसको ऐड ही करेंगे। सी, जब भी एक इंटरनेशनल फर्म यहाँ पे ऐसे बड़ा स्टेक लेता है तो मुझे लगता है कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी आ जाती है। और अभी तक कोई प्रमोटर था नहीं, और जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फर्म में प्रमोटर लेवल के आसपास उनका स्टेक ले रहे हैं और उसके ऊपर ओपन ऑफर भी आएगा, तो शायद मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल यहाँ से कवर होगा। इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज का जो एडवांटेज और लिवरेज मिलेगा सलमान कैपिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए या बिजनेस मॉडल के लिए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर बनने के लिए तैयारी में है। ऑब्वियसली 162 के आसपास में फ्रेश बाइंग तो मैं नहीं बोलूंगा, बट अगेन ये जो डील होने के लिए मुझे लगता है कि 8 महीने से 12 महीने हो जाएंगे फुल क्लोजर होने के लिए। तो आपको इन बिटवीन आपको ये 150 155 के आसपास अगर मौका मिलता है तो यस, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ठीक है सर, ओपन ऑफर में क्या उम्मीदें रखें कि ओपन ऑफर अच्छे प्राइस पर आएगा, या ओपन ऑफर थोड़ा सा मतलब ओपन ऑफर के लिहाज से सोच के चले, या एक कंपनी को एक लॉन्ग टर्म सोच के चले कि भाई ठीक है, कंपनी में नया प्रमोटर आ गया तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं, और इंटरनेशनल प्लेयर आ रहा है तो टर्न अराउंड लंबे लेवल का होगा। कभी छोटे लालच में
160-65 पे लिया, 180-90 आया, आप निकल गए, मतलब वो गलती तो नहीं हो जाएगी? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म में जिसने लिया हुआ है न्यूज बेस पे, शायद उनको एग्जिट करने का अच्छा मौका है। बिकॉज ये जो ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट करने के लिए 12 महीने हो जाएंगे, 12 महीने में मार्केट्स में क्या होगा, कितना प्राइस में आएगा, वो सब चीजें बहुत अनसर्टिनिटी है, और कभी भी मार्केट में अनसर्टिनिटी प्राइस के ऊपर टिका नहीं होता है। तो हु हैज बॉट एट 130 140 बेस्ड ऑन दिस न्यूज, मुझे लगता है कि 160 प्लस में भी उसको एग्जिट कर देना चाहिए। मुझे अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से सोचना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइस करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए और देन ऐड करना चाहिए। ठीक है सर। ऑनलाइन गेमिंग, इस पर अब सरकार पब्लिक से फीडबैक मांग रही है, कह रही है कि भाई आप 31 अक्टूबर तक अपना फीडबैक दे दीजिए। जो हमने हाल ही में नियम बनाए हैं और सख्त नियम बनाए हैं, इसको क्रिमिनल कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें कि खेलने वाले को, खिलाने वाले को 3 साल की सजा और करीब करीब 1 करोड़ तक की पेनल्टी का नियम है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सरकार ने रखी हैं, और अब पब्लिक से फीडबैक मांग रहे हैं। अगर सर पब्लिक फीडबैक, तो आई थिंक जो आम पब्लिक है जो फीडबैक सही में देगी, वो शायद ऑनलाइन गेमिंग या सट्टे जैसी चीजों को आगे नहीं बढ़ाती है। बाकी पब्लिक फीडबैक आएगा वो जैसा भी आएगा। इससे जो गेम से, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी कंपनियां थी, लाइक नजारा टेक, जेंसा टेक, ऑन मोबाइल ग्लोबल, जिनका कुछ ना कुछ किसी तरह की सर्विसेज से जुड़ा हुआ बिजनेस था, इन पर कोई इम्पैक्ट और अभी पड़ना है या हो चुका है? इनको पनिशमेंट जो मिलना था मिल चुका? सर मुझे लगता है कि इम्पैक्ट और बाकी रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और एक कॉमन मैन का जो एक हार्ड एंड मनी इतनी इजीली आके ऐसे प्लेटफॉर्म में लूज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां पे स्ट्रिक्ट रूल्स होना ही चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, मिनिमम एक्सपोजर ऑफ गेटिंग इनटू गेमिंग जोन, वो सब चीजें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स में लिकर के लिए या सिगरेट्स के लिए जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, इन टर्म्स ऑफ नो अलर्टिंग द कॉमन इन्वेस्टर, कॉमन यूजर ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो वो हिसाब से इन लोग बहुत सारे ये जो कंप्लायंसेस को टाइट करके, मुझे लगता है कि अभी भी प्रेशर बहुत बाकी है। फीडबैक होने के बाद भी गवर्नमेंट ने एक्चुअली कुछ डिसीजन ऑलरेडी बना के रख चुके हैं। दे आर वेटिंग फॉर एनी बेटर सजेशन फ्रॉम दी पब्लिक थ्रू दिस फीडबैक। मुझे लगता है कि और प्रेशर बाकी रहेगा। ठीक है सर। मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिल रही है। फॉर एग्जांपल हिंडाल्को आज करीब 3% ऊपर है, नेशनल एल्यूमिनियम करीब 3% ऊपर है। मैं आज देख रहा था कि कॉपर की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। स्टील की कीमतों में भी लगातार सरकार ने जो साथ दिया है इंडियन स्टील कंपनीज का, एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगा के, तो वो थोड़ा सा एक सपोर्ट है। आपको क्या लग रहा है सर, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल में? अगर हम फेरस मेटल में देखें तो टाटा स्टील सेल, जो कि स्टील बनाती है मेनली, और जो नॉन फेरस में हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक या वेदांता जैसी कंपनियां, कोई आपकी पसंद सर इन लेवल्स पर भी? देखो, इन 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 डिटेल फेरस और नॉन फेरस पे मैं थोड़ा उतना डिटेल में रिसर्च कभी किया नहीं हूँ, बट अगेन मुझे जो बेस मेटल लगते हैं, जिस तरीके से कॉपर हो या जो नॉन फेरस प्रोडक्ट्स जो आते हैं, उसमें मुझे लगता है कि अच्छा वैल्यूएशन क्रिएट हो रहा है। जिस तरीके से मार्केट में ये बोलना चालू हो चुके हैं कि कॉपर इज ए नेक्स्ट सिल्वर फॉर दिस वर्ल्ड, तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि हिंडाल्को हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, ये यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी लग रहा है। बट अगेन इट्स ए ग्लोबल कमोडिटी जहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी। टाइम बिंग तो वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेदांता कैन बी ए प्रिफर्ड बेट, बिकॉज मुझे लगता है कि जिस तरीके से उसके पास जो मल्टी नॉन फेरस प्रोडक्ट्स हैं, 4-5 जो प्रोडक्ट्स के अंदर हैं, वहां पे मुझे लगता है कि अच्छा वैल्यूएशन क्रिएट हो सकता है। और जिस तरीके से कंजर्वेटिव वे में जो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी फोकस करते हैं, तो वेदांता फिट्स वेरी वेल फॉर मी इन द मेटल स्पेस। अगर किसी को अभी भी अपॉर्चुनिटी देखना है, तो हिंडाल्को कैन बी इमीडिएट स्टॉक वन शुड फोकस ऑन एज ए इन्वेस्टर। और हिंदुस्तान जिंक भी मुझे अभी भी यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। उनके पोर्टफोलियो में सिल्वर भी है, तो आई थिंक हिंदुस्तान जिंक कैन आल्सो बी ए वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म। कि हमने देखा कि सर सारे ही आज मेटल कॉन्ट्रैक्ट, टाटा स्टील में देखिए सर, अमूमन 4% का जंप टाटा स्टील जैसे शेयर में एक दिन में नहीं आता है। ये कोई बड़ी चीज है जो प्ले कर रही है। और सर अभी तक अच्छी चीज क्या है टाटा स्टील के शेयर के साथ, कि कोई भी नेगेटिव न्यूज, जितना भी मार्केट में फ्लो नेगेटिव न्यूज का रहा, उसमें ज्यादा गिरा नहीं। क्या हम इसको इस तरह से समझे कि आईटी से लोगों को भरोसा उठ गया कि ग्लोबली जो भी चीजें खराब हो रही हैं उसमें आईटी सबसे ज्यादा बड़ा पनिश होने वाला सेक्टर बनेगा? अगर हम इस चीज को देखें कि
जो फार्मास्यूटिकल है उस पर तलवार अटकी हुई है, जो उनका भी ग्लोबल एक्सपोजर है। टेक्सटाइल पर तलवार लटकी हुई है। मेटल एक ऐसी कमोडिटी है जिसको कि हम इंडिया में भी यूज कर लेंगे, और एक्सपोर्ट फ्रंट अगर स्ट्रॉन्ग रहा या प्राइसेस ऊपर गए तो उसका फायदा भी हमें मिलेगा। कैसे देख रहे हैं सर टाटा स्टील जैसी कंपनीज को? बट यस, आपने जो सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर कमेंट दिया था वो परफेक्टली राइट था। जहाँ पे एक अच्छा खासा बेस और डिपेंडेंसी बहुत होता है कि इंडियन सर्विस इंडस्ट्री को जो वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेबल है। आपने फिर पॉइंट आउट सही राइट किया कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स होते हैं जिस तरीके से स्टील, अदर कमोडिटीज है, वहां पे क्या है, यूसेज कैन बी डाइवर्सिफाइड। अगर यूएस से नहीं हो रहा है तो शायद यूरोपियन मार्केट्स, यूके मार्केट्स, चाइनीज मार्केट्स, जापानीज मार्केट्स, वहां से भी बिजनेस लेने के लिए, बिकॉज एज ए ग्लोबल कमोडिटी वहां से भी अपने को अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे मिलते हैं। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि एज ए ग्लोबल फंड मैनेजर वहां पे सर्विस इंडस्ट्री पे थोड़ा सा री रेटिंग, थोड़ा कंसर्न रेस हो रहा है। और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो ग्लोबल कमोडिटी है, और स्टील कम्स फर्स्ट, सेकंड कम्स अगेन लॉट ऑफ नॉन फेरस प्रोडक्ट्स लाइक कॉपर एंड ऑल। वहां पे ग्लोबल फंड मैनेजर्स का बहुत सारा एक्सपोजर टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ सेक्टर्स ज्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि वही एक रीजन से टाटा स्टील हो, सेल हो, जिंदाल स्टील हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, हिंदुस्तान जिंक हो, वहां पे अच्छा खासा एक्सपोजर एफआईएस का ज्यादा हो रहा है और प्राइस में वो दिख भी रहा है। जी, ठीक है सर। एक और खबर मार्केट में चल रही है, वो है कि आधार पूनावाला यूनाइटेड स्पिरिट से आरसीबी का स्टेक खरीद सकते हैं, और ये खबर थोड़ी सी ज्यादा प्रचलन में चल रही है। अभी क्या लग रहा है सर, इसका अगर आपने कुछ खबर देखा हो, इसका कुछ एनालिसिस रहा हो आपके पास कि क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा इन दोनों ग्रुप्स पर? सर ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये जो डील हो रहा है, ये भी जब रूमर्स ही है, अभी तक दोनों तरफ से कोई अच्छा खासा कोई मोमेंटम या कोई अच्छा खासा आंसर भी कुछ ऐसा आया नहीं है। मुझे लगता है कि डील होता है तो मुझे लगता है कि बेनिफिट ही रहेगा, नॉट फॉर दी अदर पूना वाला, बट आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स हो या जो भी उसके अदर स्टेक होल्डर्स हैं, वहां पे मुझे लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी प्राइस में आना चालू हो चुका है। बट इट्स ए गुड डील अगर ये $2 बिलियन के ऊपर अगर कहीं पे कहीं अगर डील फाइनलाइज होता है तो। ठीक है सर, ओपेक की बैठक होने जा रही है 5 तारीख को, यानी कि संडे को। तो संडे को जो बैठक होगी उसमें करीब 1,37,000 बैरल का क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है। एक्सपेक्टेशंस इस तरह की हैं। आपको क्या लग रहा है सर, कि अगर ये प्रोडक्शन कोटा बढ़ाया गया तो क्रूड आज इवनिंग में इंटरनेशनल मार्केट में कैसे ट्रेड करेगा? क्योंकि ये प्री मीटिंग इम्पैक्ट होगा, और जब मंडे को क्रूड खुलेगा तो किस तरह से खुलेगा, और उसका क्या कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे हमारे मार्केट पर और हमारी कंपनीज पर? देखो, हार्डकोर क्रूड पे तो ट्रैक करता नहीं हूँ। जिस तरीके से क्रूड का मैंने लास्ट 1 वीक से ट्रेंड देखा हुआ है वो नेगेटिव ट्रेंड में ही है। अभी भी मुझे लगता है कि ये जो बढ़ाने की जो न्यूज आ रही है, मुझे लगता है बढ़ाएंगे नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शायद 50% भी अगर बढ़ा देंगे तो भी मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं है, बट ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। आज का क्लोजिंग और मंडे का ओपनिंग में भी मुझे लगता है कि ट्रेंड नेगेटिव तरफ से ही जाएगा। जो अभी $65 के आसपास जो ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 62 63 के आसपास शायद मंडे तक ये भाव आना चाहिए। तो ओवरऑल ट्रेंड विल रिमेन नेगेटिव। सर कौन से शेयर खरीदे बेचे? देखो, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट तो मैंने बोल रहा हूँ बिकॉज एक दिन और 4 दिन के जो क्रूड इम्पैक्ट में कोई बड़ा मीनिंगफुल इम्पैक्ट कोई बीपीसीएल एचपीसीएल पे नहीं आएगा। अगर फिर भी इसको थोड़ा सा डीपर में जाना है तो मुझे लगता है कि आईओसी कैन बी ए बेटर स्टॉक, जहाँ पे एक प्राइस एक्शन में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे यहाँ पे भी ओएमसी में भी नेगेटिव ही ट्रेंड लग रहा है। सर एजिस लॉजिस्टिक्स आज करीब 19% ऊपर है, इस पर आपकी राय सर? देखो, न्यूज तो मुझे पता नहीं, बट आई थिंक प्राइस एक्शन में कोई बड़ा ही कॉर्पोरेट एक्शन या कोई बड़ा न्यूज आया होगा, बट अभी तक मैं न्यूज पढ़ा नहीं हूँ। बट अगर किसी के पास है तो शायद एक बेटर अपॉर्चुनिटी है एग्जिट करने के लिए। और अगर एक क्लोजिंग 20% जो अभी भगा उसके ऊपर एक क्लोज आता है 975 के ऊपर, तो देन शायद पॉजिटिविटी बढ़ सकता है। बट राइट नाउ मुझे न्यूज पता नहीं क्या हुआ इसमें। बिल्कुल, ये अभी सर कुछ देर पहले ही, मतलब ये 10:30 बजे से ही कोई खबर आई है, और उस समय 800 रुपये चल रहा था, अभी 937 रुपये चल रहा है। जबरदस्त मूव इस काउंटर पर देखने के लिए मिला है, करीब करीब 125 150 रुपये का बहुत जबरदस्त काउंटर पर मूव है। सर बहुत सारे लोग शुगर शेयरों में फंसे हुए हैं, और 1 से 1.5 साल हो चुका है, मूव नहीं है इन शेयरों में। इनफैक्ट शुगर के शेयरों में तो कम से कम 2 से 3 2 ढाई साल हो गए हैं जिनमें रिटर्न नहीं मिला है, और लोग ऊपर के स्तरों पर फंसे हुए हैं। अभी शुगर शेयर पर आपका व्यू सर?
ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा। जिस तरीके से लास्ट एक साल में जो मार्केट में अंडर परफॉर्मर था शुगर एज ए सेक्टर, मुझे लगता है अभी भी वो अंडर परफॉर्मर ट्रेंड में ही रहेगा। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी उनको कुछ एक रियायती दी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल विद ऑल दी सोर्सेस। जो पहले एक हर्डल लगा के गवर्नमेंट उसको होल्ड करके रखता था, मुझे लगता है कि अभी वो ओपन अप कर चुके हैं। तो आने वाले जो क्वार्टर में अगर उनका एथेनॉल प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है और प्लस गवर्नमेंट ने कुछ अगर हाइक इन दी एथेनॉल प्राइस देते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन अच्छा बढ़ने से मोमेंटम आना चाहिए। बट अगेन वेरी स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी और रेणुका शुगर्स, ये दोनों स्टॉक्स हो सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आने के लिए। वो टाइम भी अभी भी ट्रेंड सब शेयरों में नेगेटिव ही है। ठीक। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार, नमस्कार प्रशांत भाई। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अंशुल जी, क्या लग रहा है निफ्टी का चार्ट देखकर? परसों एक्सपेक्ट किया था कि इतना तेज बाउंस बैक आ पाएगा? क्योंकि परसों मेरी आपसे बात नहीं हुई थी। और आज का मार्केट ऐसा डल रहेगा? सर 24,600 ये लेवल स्वीप होने पे बाउंस बैक आना था और कल के सेशन में बढ़िया बाउंस बैक आया है। आज का सेशन थोड़ा सा म्यूटेड इसलिए कि क्योंकि कल का हाई और आज का हाई दोनों 10 डे मूविंग एवरेज पे है, तो यहाँ पे एक बार जाके अटक सकता है। और अगर देखें तो फेयर वैल्यू गैप भी था थर्सडे 25 सितंबर वाला। तो मल्टीपल कंफ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस है 24,850 24,860 की जोन में। जैसे इसके ऊपर निकलेंगे, एक हल्का सा रेजिस्टेंस 20 डे मूविंग एवरेज पे आएगा जो 24,915 पे है। उसके बाद सीधा सीधा फिर मार्केट जो प्रीवियस स्विंग हाई है 25,450 उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो हम कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस जोन में जरूर खड़े हैं, और किसी तरह की सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रही, कंसोलिडेशन ज्यादा है। तो इवेंचुअली हम इन लेवल को निकालते हुए दिखेंगे। ठीक। प्रशांत भाई, आखिरी क्वेश्चन आपसे कि सर, आपके कोई पसंदीदा स्टॉक्स जो आपने अपने क्लाइंट्स को दिलवा रखे हो इस समय? आई थिंक चेन्नई पेट्रो में मुझे अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चेन्नई पेट्रो कैन बी ए गुड स्टॉक। करंट मार्केट प्राइस में ऑलमोस्ट 762 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 775 का अगर ऊपर क्लोजिंग मिलता है, मुझे लगता है कि इसमें ऑलमोस्ट 800 810 तक का इस मोमेंटम आना चाहिए। और सेकेंड चीज, भारतीय एयरटेल मुझे बहुत अंडर वैल्यूड लग रहा है आज के भाव के हिसाब से। टेक्निकली भी अच्छा खासा एक गिर चुका है, तो यहाँ से भी डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। तो भारतीय एयरटेल कैन बी ए सेकंड स्टॉक फॉर आवर क्लाइंट्स।